अच्छा तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर था मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है, ये उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ पाठ है। तो इसमें क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी क्या है, बहुत बीमार रहते थे और वो अपना इलाज भी अच्छी तरह से नहीं करा सकते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। इसलिए उनके जीवन के बारे में ये पूरी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक शुरू में ये बताया था कि उनकी बीमारी कितनी लंबी चली और उसकी वजह से उन्हें क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ तक हमारा चैप्टर ये हो चुका था, उससे आगे मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से है, श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। ठीक है, श्यामा कौन थी, उनकी पत्नी थी, श्यामा उनकी पत्नी थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, मतलब वो उनके सामने, उनकी पत्नी के सामने वो कुछ छुपा नहीं सकते थे। जैसे हम आईने के सामने अपना मुख देखते हैं ना, तो हम कुछ छुपा नहीं सकते, वैसे ही वे अपनी पत्नी के सामने कुछ छुपा नहीं सकते थे। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। उनकी पत्नी ने बोला, अगर चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 फिर कर्ज है, मतलब 400 रुपये कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के 400 रुपये टैक्स है, कर्ज है, और 100 जो है 100 रुपये वो दूसरे दोस्तों के मित्रों के उधार लिए हुए पैसे हैं। उसने जो उत्तर दिया, मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। मतलब उन्होंने जो बोला उसके लिए जो बच्चन जी थे उन्होंने उनको घूर कर देखा। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। मतलब वो बीमार इतने थे कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब यदि मैं उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं, मतलब अगर बीमारी में उनकी मृत्यु हो जाए तो वह मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता, मतलब अगर वो उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी पत्नी को उनके जो भी कर्ज थे वे उतारने पड़ेंगे। तो फिर बाद में वो बोल रहे हैं, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। मतलब फिर बाद में उन्हें अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई आई कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मतलब वो एलोपैथी का इलाज इतना महंगा था कि 15 दिन के अंदर ही उनका बटुए में जो पैसे थे वे ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। मतलब वे नहीं चाहते थे कि उनकी मदद उनके पिताजी करें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरणास्थल बनाया था। मैं उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उनका उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मतलब वे ऐसा सोचते थे कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ जाऊंगा कि वह बाद में मेरे जाने के बाद वो परेशान हो। मैंने डॉक्टर V.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ,
या पूछूं उनसे, तो उन्होंने बुदबुदाकर मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझमें इतना बल ना आता जितना कि उन्होंने मुझसे कहा, जाओ मरो। मतलब उनकी जो बात थी, उनके कठोर शब्द थे, उससे उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। शब्दों से संचय किया, जाओ मरो, शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। ठीक है। फिर मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुत्ते के इलाज में चिकना मना था। चिकना मतलब तेल की चीज़ें, जो तली हुई चीज़ें होती हैं वो नहीं खा सकते थे। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि का रहना था। मतलब गेहूं, चने मतलब तेल से तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते थे। ना दवा पर कुछ खर्च था, ना खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूले के अनुसार स्टिच बाथ आरंभ किया। तदनुसार मतलब उसके अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। मतलब बाद में उन्होंने जो किताबें लिखी थी उनसे उनको पैसे मिलने लगे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वामित्व पत्र कहा और मेरे पीछे चली। मतलब उन्होंने हामी भर दी और वह उनके साथ साथ चलती रही। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। उसने सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उन्होंने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक, चल चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो अपने सबसे बड़ा सहयोग दिया और वे सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया था और सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे बंद कर दिया हो। कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। मतलब उनकी पत्नी भी बीमार रहती थी, परंतु उन्होंने ये सोच लिया था कि हरिवंश राय बच्चन जो उनके पति थे वो बीमार हैं, तो इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी की शिकायत नहीं की। मतलब उन्होंने अपनी बीमारियों को जैसे सील बंद कर दिया हो, बंदी कर दिया हो, न कि शायद उनके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग के लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूँ। मतलब उनकी पत्नी ने इतना उनका ध्यान रखा कि वे ये बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आता उसे मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्यतः भोजन किया, मतलब बाद में वे अच्छे हो गए, 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन चारपाई पर वह गिरी और फिर न उठी। मतलब बाद में जैसे ही वे अच्छे हुए तो उनकी पत्नी बीमार हो गई। फिर 216 दिन बराबर रोग शैय्या पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब बाद में उनके अच्छे होने के बाद उनकी पत्नी श्यामा वो बीमार हो गई। श्यामा की और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपने इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, जितना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई।
संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मतलब अंतिम समय तक भी वे उससे चिंता से मुक्त नहीं हो पाई। ठीक है, मतलब बाद में उनकी जो पत्नी थी वे गुजर गई। ठीक है, अभी ये जो शब्दार्थ हैं ये यहाँ पर दिया है। फिल्यूरेसी, ये दांतों की बीमारी या फिर फेफड़ों में पानी भर जाना। ठीक है, टाल मटोल करना माने टालना। अदायगी माने देना या प्रदान करना। ठीक है, नुस्खा यानी उपाय। फिर वह आत्मनिग्रह माने आत्मा का अंकुश। एलोपैथी माने जो अंग्रेजी दवा, जो हम लोग अंग्रेजी दवा लेते हैं उसे कौन सी पद्धति बोलते हैं? एलोपैथी। ठीक है, अंग्रेजी पद्धति की आचार्य पद्धति। फिर है नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक तरीके से जो आयुर्वेदिक तरीके से हम उपचार करते हैं वो नेचुरोपैथी। ठीक है, उपचार होता है। अभी ये आगे एक एक वाक्य में उत्तर दिए हैं। ये सारे प्रश्न सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी जो हमने पाठ में पढ़ा है। फिर लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। इस तरह से मैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको व्हाट्सएप पे डालूंगी और आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक पर लिखते जाओ और उनको थोड़ा याद भी करते जाओ। ठीक है, फिर ये डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर है, सविस्तार माने बड़े हैं थोड़े उससे। फिर ये नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ लिखना, अर्थ बताना है। हाँ, फिर ये पूरा ये जो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर है, भावार्थ, विरोधी शब्द, ये सब मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। आपको अच्छी तरह से नोटबुक पर लिख लेना है। ठीक है, फिर आगे मैं नया चैप्टर शुरू करूँगी। हाँ।